हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ई स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं होम साइंस का एमए का जो प्रीवियस ईयर 2022 का जो पेपर था उसका सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। पहले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक पढ़ा था। आइए हम लोग आज 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब चर के वर्ग को जो विशिष्ट एवं आयामी पारस्परिक रूप से अनन्य व बिना पदानुक्रम के हो तो चर हैं। देखिए ये सांख्यिकी स्टैटिक्स का प्रश्न है, तो इसमें इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या होंगे, जब चर के वर्ग जो हैं जो विशिष्ट हैं और एक आयामी है और साथ ही साथ ये पारस्परिक रूप से अनन्य व बिना पदानुक्रम के होंगे तो चर जो होगा वो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा वो नामित होगा। क्लास इंटरवल, वेरिएबल्स, इन सभी के बारे में आप सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ लीजिए, तो मीन, मीडियन, मोड और साथ ही साथ क्लास इंटरवल के बारे में पढ़ लीजिए। इनसे क्वेश्चन आपकी एमए होम साइंस में आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रश्न ये आपका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें कह रहा है प्रश्न कि बाल अध्ययन की विधियां यहाँ पे दी हुई हैं और साथ ही इसका विवरण दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो सूची है कह रहा है कि स्वाभाविक अवलोकन विधि, नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगी। सामान्य वातावरण जैसे घर दिन में देखभाल या विद्यालय के परिवेश में बाहर का अवलोकन, जैसे एक व्यक्ति सामान्य रूप से जो स्वयं से बच्चों की देखभाल करता है और घर में, बाहर और विद्यालय में कैसे बच्चों की देखभाल की जाएगी, ये स्वाभाविक अवलोकन विधि के माध्यम से होता है। फिर केस स्टडी विधि, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही विवरण सही हो जाएगा कि केस स्टडी विधि में क्या होता है कि एक व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के व्यापक वर्णन पाने के लिए उसके विकास के बारे में विस्तृत सूचना एकत्र करना, कि जो बच्चा है उसमें कैसे, कब, कौन कौन सा ग्रोथ हुआ, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आई, कैसे कैसे उसके अंदर सुधार हो रहा है, उसकी सोच, उसके गुणों में कौन सा विकास हो रहा है। तो ये केस स्टडी, उसके ऊपर व्यापक स्टडी करना, ये दूसरा हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। और प्रतिनिधिध्यात्मक विधि जो क्रॉस सेक्शन मेथड है, इसमें जो सी है इसका क्या हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक ही समय पर विभिन्न आयु समूहों के प्रतिभागियों के समूह का अध्ययन करना, कि 10 वर्ष के बच्चों में, 15 वर्ष के बच्चों में और 20 वर्ष के बच्चों में उनकी सोच, उनकी जो कार्य विधि है उनमें क्या अंतर है। तो ये प्रतिनिध्यात्मक विधि के अंतर्गत आएगा। अब लास्ट है जो ये डी दे रहा है, देशांतरी विधि, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका 1 सही हो जाएगा कि एक विशेष समय के बाद प्रतिभागियों के उसी समूह का अध्ययन करना, इस प्रकार विकास के अवलोकन की अनुमति देना, ये देशांतरी विधि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ए का 3 था, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि माध्य माध्यिका बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो ये सही है, कथन 1 सही है। अब कह रहा है कि बहुलक उस डेटा समुच्चय के मध्यम मान को निर्धारित करता है जब उसे आरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है। तो ये जो बहुलक के बारे में बोल रहा है ये गलत है। ध्यान दीजिए, जो बहुलक होता है वह सांख्यिकी में किसी दिए हुए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहा जाता है। जो मान जो है सबसे अधिक बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। जैसे कोई सीरीज है उसमें 1 जो है कई बार आ रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा, बहुलक। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा कथन 1 सही है लेकिन 2 क्या है, गलत है। तो यहाँ पे भी 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है रिसर्च से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि परिकल्पना किसी जनसंख्या के बारे में एक पूर्व धारणा है जो सदैव सत्य होती है।
तो ध्यान दीजिए कि पूर्व धारणा हो और हमेशा सत्य हो तो सदैव सत्य हो तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि शून्य परिकल्पना सुझावित करती है कि यदि दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में कोई महत्वपूर्ण संबंध और महत्व विद्यमान नहीं है। तो ये शून्य परिकल्पना जो है ये सुझावित करती है कि जो अवलोकन किया गया है समुच्चयों का, कोई जो डाटा कलेक्ट किया गया है, कोई महत्वपूर्ण संबंध और महत्व विद्यमान नहीं है, तो ये जो कथन है ये सत्य हो जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो सही हो जाएगा। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि किसने कहा था विस्तार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं और समाधानों का एक वक्तव्य है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। केल्सी और हर्न ने कहा था। मैंने आपसे कहा था कि परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो कोई भी एक परिभाषा दे के पूछ सकता है ये किसने कहा था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जब एक समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मानक एक विधि दस्तावेज में नहीं दिए जाते हैं लेकिन इन सामाजिक नियमों का अनुपालन समूह के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है, तो ये मानक क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, जब एक समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मानक एक विधि दस्तावेज में नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे समाज में बहुत सालों से बहुत सारे नियम, कानून, परंपराएं चली आ रही हैं जिसको हर कोई व्यक्ति मानता है, तो जाहिर सी बात है जैसे शादी विवाह करना, बच्चों का मुंडन करना, समाज में आप लोग ढेर सारी परंपराओं को देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? तो ये इनको हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, परंपरागत। नेक्स्ट है प्रश्न है कि एक समुन्नत सफल कार्य विधि के महत्व को दर्शाने वाले प्रदर्शन को किस रूप में जाना जाता है? तो अब इसमें किस रूप में जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें परिणाम प्रदर्शन होगा, जिसका जो रिजल्ट है वो क्या आया, रिजल्ट प्रदर्शन। इसमें बहुत क्या किया गया है, समुन्नत सफल कार्य विधि, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो उसको दिखाने के लिए किस प्रदर्शन का प्रयोग किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है परिणाम प्रदर्शन का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने किस वर्ष में औपचारिक रूप से देश के संघीय लोकतंत्र के तृतीय स्तर के रूप में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की थी? ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज प्रणाली से प्रश्न एक जरूर से आता है, ये आपके सिलेबस में भी ये दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1992 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ से प्रारंभ किया था? तो राजस्थान के नागौर से। कब किया था? तो आपको पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि शिक्षा प्रणाली के लिए पीपीपी मॉडल है। ध्यान दीजिए, पीपी मॉडल में क्या होता है कि ट्रिपल पी है, तो एक पी से हो जाएगा पब्लिक, दूसरे पी से प्राइवेट और तीसरे पी से क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 4 सरकारी निजी साझेदारी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और लाभ अर्जित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। इस तरह की जो शिक्षा होती है वह किसी चीज़ की इसमें निश्चिंता नहीं होती कि आप रोज पढ़ेंगे, रोज एक समय पे हर काम करना जरूरी है जैसे स्कूल का होता है, वैसे नहीं जरूरी है। इसमें ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शिक्षार्थी उन्मुख होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोगों की अभिवृत्ति, विश्वासों या व्यवहार का आशोधन करने के लिए संप्रेषण में एक नियोजित प्रयास को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, जब संप्रेषण में एक नियोजित प्रयास किया जाता है तो उसको हम जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अनुनय कहेंगे। जो नियोजित संप्रेषण में एक नियोजित प्रयास किया जाता है उसको अनुनय कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है कि विस्तारण में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तिगत संपर्क विधि है? ध्यान दीजिए, विस्तारण में व्यक्तिगत संपर्क विधि, तो व्यक्तिगत संपर्क हम कैसे माध्यम से कर सकते हैं? यानी पर्सनली सबसे मिलना। तो इसमें टेलीविज़न तो होगा नहीं, रेडियो भी नहीं होगा, और अभियान भी, कैंपिंग के माध्यम से भी हम पर्सनली सबसे नहीं मिल सकते। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, खेत का भ्रमण। अगर किसी किसान के खेत में भ्रमण कर कर हम खुद जाके देखें कि उसके फसल की अच्छे हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, अगर ख़राब हो रहे हैं तो किस रीज़न से हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि विधि प्रदर्शन किसको दर्शाने के लिए उपयुक्त है? विधि प्रदर्शन किसको दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो विधि प्रदर्शन होता है यह ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, एक गतिविधि करने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जैसे क्लास में जो टीचर हैं वो किसी टॉपिक को बस बता के समझा दें या फिर किसी मॉडल के माध्यम से या डायग्राम बना के जब समझाएं तो उससे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए यह एक गतिविधि करने की प्रक्रिया है, इसमें किया जाता है विधि प्रदर्शन के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि SGSY योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान दीजिए, जो SGSY है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, जो कि 1999 से 2000 में प्रारंभ किया गया था, और ये विशेष रूप से गांव में रहने वाले गरीबों के लिए शुरू किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्वरोजगार के लिए निर्धन लोगों की क्षमता का संवर्धन करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में संदेश के अभिकल्पन का एक आयाम नहीं है? अभिकल्पन का एक आयाम क्या नहीं होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे समग्रता जो है यह अभिकल्पन का एक आयाम नहीं है। बाकी कूट, विषय वस्तु और विवेचन ये सभी अभिकल्पन का जो है आयाम है, लेकिन समग्रता जो है यह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि देखिए पंचायती राज से फिर प्रश्न आ गया कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। तो जो ध्यान दीजिएगा, तो आरक्षित की गई हैं, तो अभिकथन जो ए है ये सही है। फिर कारण आर कह रहा है कि भारतीय संविधान में 23वें और 24वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए राजनीति आरक्षण संभव बनाया गया। तो ध्यान दीजिए कि ये जो कथन है आपका, ये जो कारण है ये गलत है। तो अभिकथन ए तो सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर जो है यह असत्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कथन अभिकथन वाला है। फिर से कथन कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सहायक साधन अधिगम के अनुभवों के पूर्ण बनाते हैं। तो ये बात सही है, ये कथन सत्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो दृश्य श्रव्य साधन होते हैं ये किसी भी अधिगम को क्या करते हैं? अनुभव के पूर्ण बनाते हैं। इंसान देखकर सुनकर ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को समझ सकता है और उसकी जानकारी को अच्छे से
कलेक्ट कर सकता है और दूसरों को भी उसके बारे में समझा सकता है। अब दूसरा कारण क्या कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सहायक साधन देखने, सुनने और करने के अनुभवों के अवसर कम करते हैं। अवसर कम करते हैं, तो अभी मैंने कहा कि जितना हम देखकर सुनकर समझते हैं उतना बस सुनकर नहीं समझते। तो यहाँ पे ये कम अवसर कम कहाँ करेगा, ये तो बढ़ाएगा ना। तो ये कथन कारण जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 15 वर्ष और इससे अधिक उम्र के निरक्षरों को नवीन भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना में सम्मिलित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये जो कथन है ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान 1 वर्ष में 4 बार वयस्क शिक्षार्थियों की मूल साक्षरता का मूल्यांकन आयोजित करेगा। तो ये जो है 4 बार शिक्षार्थियों की मूल्य साक्षरता का मूल्यांकन आयोजित करेगा, तो ये गलत है। कोई भी संस्था 4 बार जो है विद्यार्थियों की मूल्य साक्षरता का मूल्यांकन आयोजित नहीं करती है। तो यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 जो है असत्य है। देखिए कथन अभी कथन से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आए हैं। अगर आपके अधिक से अधिक टॉपिक तैयार रहेंगे तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कम्युनिकेशन से संबंधित प्रश्न है कि जनसंचार मास कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल संगठन जन संदेशों का निर्माण और प्रेषित करते हैं जो श्रोताओं तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये सही है कि जन संचार के माध्यम से ही अधिक से अधिक लोगों तक विभिन्न प्रकार की जानकारी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। फिर कथन 2 कह रहा है कि व्यापक जो ऑडियंस है, ग्राहक है, वह अपनी विशेषताओं में सजातीय होता है। सजातीय मतलब कि एक जैसा। तो मैक्सिमम लोगों की जो विशेषता एक जैसी होती है, तो ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, पहला कथन तो सत्य है लेकिन दूसरा असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग एक जैसा सोचे, एक जैसा सबका विचार हो, ये तो सही नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसी आधार पे आपको उत्तर का चयन करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कथन है कि जन भागीदारी आधारित उपागम शिक्षार्थी केंद्रित होता है और प्रशिक्षण उसको सुगम बनाता है। तो ये सही है। भागीदारी आधारित जो उपागम होता है इसके अंदर क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित होता है। उसमें मुख्य रूप से बच्चों पे ही ध्यान दिया जाता है, उनको शिक्षित करने पर केंद्रित होता है और प्रशिक्षक उसको सुगम बनाता है। जो आप प्रशिक्षित करने वाला होता है, जो सिखाने वाला होता है, वो उसको सरल से सरल बनाकर सामने वाले को समझाने का प्रयास करता है। और दूसरा कथन कह रहा है कि प्रशिक्षक भागीदारी आधारित प्रशिक्षण को नियंत्रित करता है। तो प्रशिक्षक भागीदारी आधारित प्रशिक्षण को नियंत्रित करता है, तो ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। वह इसके माध्यम से नियंत्रित हो ही नहीं होता है। तो यहाँ पे कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 जो है यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न जो है ये कथन प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे संप्रेषण की अवधारणा है और ये विशेषताएं हैं। तो जनसंचार मास कम्युनिकेशन जो है ये किस में पाया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ए का जो है 3 हो जाएगा। देरी से प्रतिपुष्टि होता है इसमें। फिर अधोमुख संप्रेषण इसमें क्या होगा, तो अधोमुख संप्रेषण जो है ये अनुदेश से इसका मैच हो जाएगा। फिर जो स्रोत होते हैं सी का स्रोत का किससे होगा, तो संकेतक का होता है, संकेतक से मैच हो जाएगा। फिर अनौपचारिक संप्रेषण जो होता है वो किस में होता है, तो डी का 4 से ही जनप्रवाद से ही मैच हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो इंग्लिश का भी देखकर जैसे मैंने बताया इससे मैच कर सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है डी का 4 और
सी का 2 था, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि फिर से मैच द सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है मैच। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सूची और 2 सूची ही दिया है कि भागीदारी आधारित अधिगम और कार्य ये किसके माध्यम से बताया गया है। तो ये जो है, तो ध्यान दीजिए कि भागीदारी आधारित अधिगम और कार्य जो है ये आपका ए का क्या हो जाएगा, किसने बताया है, तो फोर्स से मैच हो जाएगा, रॉबर्ट चैम्बर्स, ये ए से संबंधित हो जाएगा। फिर अनुभव संकु यानी कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, ये किसने बताया है, तो ये जो है बी का 1 सही हो जाएगा। बी का 1 सही हो जाएगा। एडगर डेल के माध्यम से बताया गया है। और नवाचार का विसरण जो है सी किसके माध्यम से बताया गया है, तो सी का 2 हो जाएगा। ये एवरेट रोजर्स के माध्यम से समझाया गया है। और वाक्पटुता की कला जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। डी का 3 सही हो जाएगा। अरस्तु के माध्यम से बताया गया, तो डी का 3 और ए का 2, तो यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये सही हो जाएगा। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आइए, फिर मैच द फॉलोइंग करने वाला ही प्रश्न है। प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है कि जो क्रांतिक जीवन कौशल है यह किससे संबंधित है। तो ये जो है ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। ए का 4, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल एवं जागरूकता, बाल देखभाल और साथ ही साथ देखभाल एवं शिक्षा और परिवार कल्याण से संबंधित है। और व्यावसायिक कौशल विकास ये किससे संबंधित है, तो ये 3 से संबंधित है। इसमें स्थानीय रोजगार पाने का दृष्टिकोण समाहित होता है। और मूल शिक्षा जो है ये सी किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रावस्था, मध्यवर्ती और द्वितीयक चरणों की समयोजकता से संबंधित होगा। और जो डी है हमारा सतत शिक्षा, ये किससे संबंधित है, तो ये 1 से संबंधित है। इसमें क्या होगा कि कला, विज्ञान, सांस्कृतिक, खेल और मन बहलाव में समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम को सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि कथन उपकथन से अभिकथन से संबंधित है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपके सिलेबस में उससे प्रश्न आया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम समुदाय की कम भागीदारी और पहल के कारण बेहतर जीवन को प्रोत्साहित नहीं कर सका। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो ऐसी बात नहीं है, तो नहीं कर सका, इसी वजह से ये गलत हो गया। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम ऐसी विधि है जिसके द्वारा ग्रामीणों को उनकी स्वयं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए शामिल किया जाता है और इससे वे राष्ट्रीय विकास में अधिक प्रभावी समूह बनते हैं। पर यह परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के प्रयासों को समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों में सुधार के लिए समूह के अधिकारियों के साथ मिलकर एकजुट किया जाता है। तो ये कथन जो है आपका एकदम सही है। तो कथन जो अभी कथन ए था वो गलत था और कारण आर जो है ये सही है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है इस सेट का 50 प्रश्न, इसको देखते हैं। प्रश्न है कि कथन अभिकथन से संबंधित है कि कथन है कि परिपक्वन आंतरिक वृद्धि प्रक्रिया है जो प्रशिक्षण से अप्रभावित रहती है। तो ये बात सही है, जो आंतरिक वृद्धि प्रक्रिया होती है वो प्रशिक्षण से अप्रभावित ही रहती है। वो निरंतर होने वाली आंतरिक जो वृद्धि होती है वो निरंतर होती रहती है, तो उसमें प्रशिक्षण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो प्रशिक्षण के साथ साथ अप्रशिक्षण के